दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं अगाथा क्रिस्टी की एक बहुत ही मशहूर शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द डिसअपियरेंस ऑफ मिस्टर डेवनहाइम। ये पॉयरो सीरीज़ की कहानी है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी द डिसअपियरेंस ऑफ मिस्टर डेवनहाइम। पॉयरो और मैं स्कॉटलैंड यार्ड के अपने पुराने मित्र इंस्पेक्टर जैप की चाय पर प्रतीक्षा कर रहे थे। पॉयरो ने अभी अभी कपों और प्लेटों को सावधानी से सीधा करने का काम खत्म किया था, जिनको हमारी मकान मालकिन टेबल पर बस यूं ही टिका जाया करती थी। उसने मेटल की केतली पर भी जोर से सांस ली थी और फिर रेशमी रुमाल से उसे चमका दिया था। केतली उबल रही थी और उसके बगल में एक छोटे से चीनी मिट्टी के पैन में कुछ मीठी चॉकलेट थी, जिसे पॉयरो तुम्हारा अंग्रेजी जहर कहा करता था। तभी नीचे से आहट की आवाज़ हुई और कुछ मिनटों के बाद जैप तेज़ी से अंदर आया। उम्मीद है मुझे देरी नहीं हुई होगी। सच बताऊं तो मैं मिलर के साथ बातें कर रहा था, वही आदमी जो डेवनहाइम केस का इंचार्ज है, आते ही उसने कहा। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। पिछले 3 दिनों से अखबारों में मिस्टर डेवनहाइम के अजीबोगरीब तरीके से गायब हो जाने की खबरें छप रही थीं। वो डेवनहाइम और सेल्मन के सीनियर पार्टनर थे, जो जाने माने बैंकर और फाइनेंसर भी थे। पिछले शनिवार को वो अपने घर से बाहर गए थे और उसके बाद से किसी को दिखाई नहीं दिए थे। मैं जैप से कुछ दिलचस्प जानकारियां निकालने के लिए उत्सुक था। मैंने कहा, मुझे तो लगता था कि आजकल के ज़माने में किसी का भी गायब होना एकदम असंभव जैसी बात है। पॉयरो ने ब्रेड और मक्खन की प्लेट को थोड़ा आगे बढ़ाया और तीखी आवाज़ में बोला, कहना क्या चाहते हो हेस्टिंग्स? गायब होने से तुम्हारा क्या मतलब है? किस तरह के गायब होने की बात कर रहे हो तुम? मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, क्या गायब होने की घटनाएं भी वर्गीकृत की जाती हैं? मेरी बात सुनकर जैप मुस्कुरा दिया और पॉयरो ने आंखें सिकोड़कर कहा, हाँ, बिल्कुल की जाती हैं। गायब होना 3 तरह का होता है। पहला और सबसे आम जो है वो है अपनी इच्छा से गायब होना। दूसरा है किसी की याददाश्त का खो जाना। ये बहुत ही दुर्लभ मामलों में से एक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तीसरा है हत्या और बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाना। अब बताओ, तुम इनमें से कौन से गायब होने के बारे में कह रहे हो? मेरी बजाय जैप ने जवाब दिया, हाँ, हो सकता है ऐसा होगा मिस्टर पॉयरो। कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त खो सकता है, लेकिन कोई ना कोई तो फिर उसे पहचान ही लेगा, खास तौर पर डेवनहाइम जैसे मशहूर व्यक्ति के मामले में। और जो दूसरी बात है, लाशों को यूं ही हवा में गायब नहीं किया जा सकता। देर सवेर वो मिल ही जाती हैं। मारने वाले ने चाहे सुनसान जगहों पर या ट्रंकों में कहीं भी लाश को छिपा कर रखा हो, हत्या का पता कभी ना कभी चल ही जाता है। पॉयरो ने जवाब दिया, यहाँ पर तुम एक गलती कर रहे हो मेरे दोस्त। तुम इस तथ्य को ध्यान में नहीं रख रहे हो कि एक आदमी जिसने किसी दूसरे आदमी को मारने का फैसला कर लिया हो या खुद को मारने का, वो एक बहुत ही दुर्लभ मशीन टाइप का या बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आदमी भी तो हो सकता है। वो अपने काम को इतनी सावधानी से और इतनी कैलकुलेशन करके करने वाला व्यक्ति हो सकता है कि वो पुलिस को भी चकमा देने में सफल हो सकता है। जैप ने थोड़ा व्यंग्य से कहा, तो आपको ये लगता है कि ऐसा कोई आदमी मुझे बड़ी आसानी से भ्रमित कर सकता है, लेकिन आपको नहीं कर सकता? क्यों, यही बात है ना? पॉयरो ने विनम्र दिखने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, ऐसा कह सकते हो तुम जैप। ये सच है कि मैं ऐसी समस्याओं को सटीक गणना और पूरी कैलकुलेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप हल करता हूँ, जो कि नई पीढ़ी के जासूसों में देखने को कहीं नहीं मिलता। जैप और भी व्यंग्य से मुस्कुराया, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मिलर जो इस केस का इंचार्ज है वो काफ़ी होशियार जासूस है। आप इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि वो कोई फुटप्रिंट या सिगार की राख या इस तरह का कोई भी सुराग छोड़ेगा नहीं। उसकी आंखें सब कुछ देख लेती हैं। पॉयरो ने एक झटके से सिर हिलाया और बोला, ये सारी चीज़ें अपने अपने तरीके से अच्छी तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये महत्वपूर्ण हों ही। इस तरह के ज़्यादातर विवरण बेकार ही होते हैं, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होते। उनमें से बस कोई 1 या 2 ही काम के हो सकते हैं। असली चीज़ तो ये है दिमाग के छोटे छोटे ग्रे सेल्स, जिन पर हमें भरोसा करना चाहिए। हमारी इंद्रियां हमें गुमराह करती हैं और इसीलिए हमें सच्चाई को अपने भीतर से खोजना चाहिए, बाहर से नहीं। मिस्टर पॉयरो, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी तरह के सुरागों को देखे बिना, यहाँ तक कि अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही, किसी भी केस को सुलझा सकते हैं?
सिर्फ अपने इन ग्रे सेल्स से? हाँ मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। अगर तथ्यों को मेरे सामने रखा जाए तो मैं यहीं बैठे बैठे ही इस केस को हल कर सकता हूँ। जैप ने अपने घुटने पर जोरदार थपकी दी और बोला, अच्छा ये बात है। तो ठीक है मिस्टर पॉयरो, मैं आपसे 5 पाउंड की शर्त लगाता हूँ कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिस्टर डेवनहाइम को ढूंढकर नहीं निकाल सकते, अपने कमरे में बैठे बैठे। पॉयरो ने कुछ पल विचार किया, फिर बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारा ये चैलेंज स्वीकार है। अब मुझे सारे फैक्ट्स बताओ। जैप ने सिलसिलेवार बताना शुरू किया। पिछले शनिवार को, जैसा कि वो हमेशा करते थे, मिस्टर डेवनहाइम विक्टोरिया से चिंगसाइड के लिए 12:40 की ट्रेन में सवार हुए थे, जहां पर उनका आलीशान देहाती घर द सीडर बना हुआ है। लंच से पहले वो मैदान में टहलते रहे और उन्होंने माली को कई निर्देश भी दिए। सब लोगों ने हमें यही बताया कि उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था और हमेशा की तरह ही था। चाय के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के कमरे में झांका और कहा कि वो गांव में टहलने जा रहे हैं और उन्हें कुछ चिट्ठियां भी पोस्ट करनी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि काम के सिलसिले में कोई मिस्टर लोवेन उनसे मिलने आने वाले हैं, तो अगर वो उनके लौटने से पहले आ जाएं तो उन्हें स्टडी में बिठा दिया जाए और प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाए। फिर मिस्टर डेवनहाइम घर से निकल गए। वो दरवाज़ा बंद करके इत्मीनान से ड्राइव वे से नीचे गए और गेट से बाहर निकल गए, और फिर उसके बाद उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। उस समय के बाद से वो पूरी तरह से गायब हैं। करीब 15 मिनट के बाद एक लंबा काला आदमी, जिसकी मोटी काली मूछें थीं, उसने सामने के दरवाजे की घंटी बजाई और कहा कि उसका मिस्टर डेवनहाइम से मिलने का अपॉइंटमेंट है। उसने अपना नाम लोवेन बताया और जैसा कि मिस्टर डेवनहाइम ने निर्देश दिया था, मिस्टर लोवेन को स्टडी रूम में ले जाकर बैठा दिया गया। करीब 1 घंटा बीत गया, लेकिन मिस्टर डेवनहाइम वापस नहीं आए। अंत में मिस्टर लोवेन ने घंटी बजाई और कहा कि अब वो और इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें शहर वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़नी है। मिसेस डेवनहाइम ने अपने पति के मौजूद न रहने के लिए माफ़ी मांगी और मिस्टर लोवेन वहाँ से चले गए। अब कुछ समय के बाद जब ये कन्फर्म हो गया कि मिस्टर डेवनहाइम लापता हो गए हैं, तो घर वालों ने रविवार की सुबह को पुलिस से कांटेक्ट किया, लेकिन पुलिस को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है। ऐसा लगता है कि मिस्टर डेवनहाइम मानो हवा में ही गायब हो गए हैं। वो डाकघर नहीं गए और ना ही उन्हें गांव से गुजरते किसी ने देखा। स्टेशन पर पूछताछ करने पर पता चला कि वो किसी ट्रेन से भी नहीं गए थे। उन्होंने अपनी कार भी गैराज से बाहर नहीं निकाली थी। अगर उन्होंने किसी सुनसान जगह पर किसी से मिलने के लिए कार किराए पर ली होती, तो ये लगभग तय है कि इस समय तक सूचना देने के लिए दिए जाने वाले बड़े इनाम को देखते हुए उस किराए की कार का ड्राइवर आगे आकर खुद ही बता देता कि उसे क्या क्या पता था। ये सच है कि 5 मील दूर एंटफील्ड में एक छोटी सी रेस मीटिंग थी, और अगर वो उस स्टेशन पर पैदल गए होते तो शायद भीड़ में किसी का उन पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन तब से उनकी तस्वीर और उनका पूरा हुलिया और पूरा ब्यौरा हर अखबार में छापा जा चुका है, और अभी तक कोई भी उनके बारे में कोई सुराग नहीं दे पाया है। हमें पूरे इंग्लैंड से कई पत्र मिले तो हैं, लेकिन उनमें से कोई भी काम का नहीं निकला। सोमवार की सुबह एक और सनसनीखेज खोज सामने आई। मिस्टर डेवनहाइम की स्टडी में एक बरामदे के पीछे एक तिजोरी है, और उस तिजोरी को तोड़कर उसमें सेंध लगाई गई थी। खिड़कियां अंदर से मजबूती से बंद थीं, और ऐसा होना तभी संभव है जब तक कि घर के अंदर चोरों का कोई साथी मौजूद ना हो, जिसने बाद में उनको फिर से बंद कर दिया हो। एक और संभावना ये भी है कि बीच में संडे के पड़ने और घर में अव्यवस्था की स्थिति होने के कारण हो सकता है चोरी शनिवार को ही हुई हो और सोमवार तक इसका पता ना चला हो। पॉयरो ने कहा, इस सारे मामले में मिस्टर लोवेन का आना काफ़ी संदिग्ध घटना है। क्या आपने उसे गिरफ्तार कर लिया है? जी अभी तो नहीं, लेकिन उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ठीक है, क्या तुम्हें इस बारे में जानकारी है कि तिजोरी से क्या क्या निकाला गया है? जी हाँ मिस्टर पॉयरो, हम फर्म के जूनियर पार्टनर और मिसेस डेवनहाइम के साथ इस बारे में बात कर रहे हैं। तिजोरी में बेयरर बॉन्ड्स के रूप में काफ़ी रकम थी और नोटों की काफ़ी गड्डियाँ भी थीं, क्योंकि अभी अभी कोई बड़ा लेन देन हुआ था। बड़ी मात्रा में गहने भी थे। मिसेस डेवनहाइम के सारे गहने उसी तिजोरी में रखे हुए थे। पिछले कुछ सालों में उनके पति के लिए गहने खरीदना एक जुनून सा बन गया था, और शायद ही कोई महीना ऐसा बीतता हो जब उन्होंने पत्नी को कोई दुर्लभ और महंगा रत्न उपहार में ना दिया हो। यानी कुल मिलाकर अच्छी खासी रकम थी। पॉयरो ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा क्या ये पता चला
कि मिस्टर लॉवेन को उस शाम मिस्टर डेवनहाइम के साथ क्या काम था? जैप ने बताया, लॉवेन एक छोटा मोटा सट्टेबाज है। 1 या 2 बार उसने धंधे में मिस्टर डेवनहाइम को मात दी है, लेकिन जहाँ तक हमें पता है इससे पहले वो आपस में कभी मिले नहीं थे। ये कुछ दक्षिण अमेरिकी शेयरों से जुड़ा मामला था, जिसके कारण बैंकर ने उससे मुलाकात तय की थी। ओह, तो क्या डेवनहाइम का दक्षिण अमेरिका में निवेश करने में इंटरेस्ट था? हाँ, ऐसा ही लगता है मिस्टर पॉयरो। मिसेस डेवनहाइम ने बताया कि पिछले पतझड़ का पूरा मौसम मिस्टर डेवनहाइम ने ब्यूनस आयर्स में बिताया था। ओह, क्या उनके घरेलू जीवन में कोई परेशानी थी? पति पत्नी के बीच संबंध कैसे थे? जैप ने कहा, उनका घरेलू जीवन जो था वो बहुत ही शांतिपूर्ण और मधुर था। मिसेस डेवनहाइम एक खुशमिजाज औरत हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहूँगा कि मुझे वो थोड़ी नासमझ भी लगी। तब तो हमें इस पहेली का हल वहाँ नहीं ढूंढना चाहिए। ये बताओ कि क्या मिस्टर डेवनहाइम का कोई दुश्मन भी था? जैप ने कहा, उसके बिजनेस राइवल्स बहुत थे और इस बात में कोई संदेह नहीं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उसने बिजनेस में कभी ना कभी हराया था और वो उसके प्रति कोई अच्छी भावनाएं नहीं रखते, लेकिन उनमें से इतना बड़ा दुश्मन कोई भी नहीं था जो उसकी हत्या कर दे या फिर उसको किडनैप कर ले। और अगर वाकई किसी ने ऐसा किया भी हो तो फिर लाश तो कहीं ना कहीं मिलती ना। वैसे हाँ, एक बात और है कि उसने घर के किनारे गुलाब के बगीचे की तरफ एक व्यक्ति को जाते देखा था। स्टडी की जो लंबी फ्रेंच खिड़की है वो गुलाब के बगीचे की तरफ खुलती है और मिस्टर डेवनहाइम अक्सर उसी रास्ते से घर में आते जाते थे। लेकिन वो आदमी उस वक्त काफ़ी दूर था माली से, इसलिए माली ठीक से ये नहीं बता पाया कि वो उसका मालिक था या कोई और। साथ ही उसे टाइम भी ठीक से याद नहीं था, लेकिन ये ज़रूर 6 बजे से पहले का ही टाइम रहा होगा, क्योंकि उस वक्त माली काम करना बंद कर देते हैं। और मिस्टर डेवनहाइम घर से किस टाइम गए थे? करीब 5:30 बजे। अच्छा, गुलाब के बगीचे के आगे क्या है? वहाँ पर एक झील है मिस्टर पॉयरो। क्या वहाँ बोट हाउस भी है? जी हाँ, बोट हाउस है और वहाँ पर 2 नावें रखी हुई हैं। मैं आपके पूछने का मतलब समझ रहा हूँ मिस्टर पॉयरो। आप आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं ना? लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मिलर कल खास तौर पर उस झील की तलाशी लेने जा रहा है। वो ऐसे ही काम करता है, ज़रा से बिंदुओं को भी नज़रअंदाज नहीं करता। पॉयरो हल्के से मुस्कुराया और बोला, हेस्टिंग्स, ज़रा मुझे डेली मेगाफोन की वो कॉपी उठाकर दे देना। अगर मुझे ठीक से याद है तो उसमें मिस्टर डेवनहाइम की एक बहुत ही साफ तस्वीर छपी हुई है। मैं अपनी जगह से उठा और मैंने अखबार उठाकर पॉयरो को थमा दिया। पॉयरो ने बड़े ही ध्यान से उस तस्वीर को देखा, फिर बुदबुदाया, इसके बाल काफ़ी लंबे और लहराते हुए हैं, घनी मूँछें और नुकीली दाढ़ी है, घनी भौहें और आंखें काली हैं। जी हाँ मिस्टर पॉयरो, जैप ने कहा। इसके बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो रहे हैं? जी हाँ मिस्टर पॉयरो। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा और मिलर का यही मानना है कि मिस्टर डेवनहाइम ने आत्महत्या ही की है और उनकी लाश ज़रूर उस झील में ही मिलेगी। और इस तरह से ये मामला हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल ही अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, पॉयरो ने बड़ी ही शांति से कहा। जैप एक बार फिर व्यंग्य से मुस्कुराया और कंधे उचकाकर खड़े होते हुए बोला, हाँ ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। अभी के लिए तो मैं चलता हूँ। आपके पास 1 हफ्ता है सोचने के लिए। अच्छी तरह से विचार कर लीजिए अपने इन ग्रे सेल्स से। पॉयरो ने उसके व्यंग्य की परवाह ना करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, वो तो मैं कर ही लूँगा। और इस बीच अगर कोई भी नई बात होती है आपके चतुर और मेहनती इंस्पेक्टर मिलर के परिश्रम के कारण, तो वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो डन डील है। जैप उठकर बाहर जाने लगा और मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। उसने धीरे से बुदबुदाकर मुझसे कहा, मुझे ना खुद पर शर्म आ रही है हेस्टिंग्स। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी बच्चे को लूट रहा हूँ इस शर्त के मामले में। मैंने भी मुस्कुराकर सहमति में सिर हिला दिया। जब मैं वापस आया तभी भी मैं मुस्कुरा रहा था। पॉयरो ने मेरे चेहरे के भाव देखकर कहा, तुम दोनों पॉयरो का मजाक उड़ा रहे थे, है ना? तुम्हें उसके ग्रे सेल्स पर भरोसा नहीं है। लेकिन देखते जाओ हेस्टिंग्स, जल्दी ही मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मुझे इस केस में 2 बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नज़र आ रहे हैं, वो झील और झील से भी बढ़कर वो बोट हाउस। मैंने पॉयरो से इसके बारे में कुछ जानना चाहा, लेकिन वो रहस्यमय अंदाज से मुस्कुराकर बस चुप रह गया। मैं समझ गया कि अब उससे कुछ और पूछना बेकार होगा,
अगली शाम तक हमें कोई और नई खबर नहीं मिली। 9 बजे जैप आया और उसके हाव भाव देखकर मुझे तुरंत पता चल गया कि उसके पास कोई ज़रूरी खबर है। पॉयरो ने उसे देखकर कहा, और बताओ दोस्त, सब ठीक चल रहा है? लेकिन मुझे ये मत कहना प्लीज़ कि तुमने झील में मिस्टर डेवनहाइम की लाश ढूंढ ली है, क्योंकि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं करने वाला। जैप ने कहा, नहीं, हमें लाश नहीं मिली है, लेकिन हमें मिस्टर डेवनहाइम के कपड़े मिले हैं, वही कपड़े जो उन्होंने उस दिन पहने हुए थे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या घर से और भी कोई कपड़े गायब हैं? पॉयरो ने पूछा। नहीं, नौकरों ने हमें पक्के तौर पर कंफर्म किया है कि और कोई कपड़े गायब नहीं हैं। हमने लॉवेन को अरेस्ट कर लिया है। नौकरानियों में से एक, जिसका काम बेडरूम की खिड़कियां बंद करना है, उसने हमें बताया कि उसने लॉवेन को आते देखा था। वो गुलाब के बगीचे से होते हुए करीब 6:15 बजे स्टडी में पहुंचा। ये उसके घर से निकलने से करीब 10 मिनट पहले की बात है। लॉवेन का खुद इस मामले में क्या कहना है? पॉयरो ने पूछा। उसने पहले तो इस बात से इनकार कर दिया कि वो वहां रहने के दौरान कभी स्टडी से बाहर निकला था, लेकिन नौकरानी के बयान देने के बाद उसने इस बात को मान लिया और ये बहाना बनाया कि वो इस बात को भूल गया था और वो बस गुलाब के एक बहुत ही असामान्य प्रजाति के फूल को देखने के लिए बाहर गया था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और हाँ मिस्टर पॉयरो, उसके खिलाफ कुछ नए सबूत भी सामने आए हैं। मिस्टर डेवनहाइम अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में एक मोटे हीरे की अंगूठी पहना करते थे। उस अंगूठी को शनिवार की रात को लंदन में बिली कैलेट नाम के एक व्यक्ति ने गिरवी रखा है। पुलिस बिली कैलेट को पहले से ही जानती है। पिछले साल पतझड़ के मौसम में एक बूढ़े आदमी की घड़ी चुराने के लिए उसे 3 महीने की सजा हुई थी। ऐसा लगता है कि उसने कम से कम 5 अलग अलग जगहों पर अंगूठी को गिरवी रखने की कोशिश की और आखिरी जगह पर उसे सफलता मिली। पैसा हाथ में आते ही उसने ढेर सी शराब पी, फिर एक पुलिस वाले पर हमला किया और उसी के फलस्वरूप पुलिस ने उसे धर लिया। मैं मिलर के साथ बो स्ट्रीट गया और उससे मिला। अब वो काफ़ी शांत है और मुझे ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि जब हमने उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाया था तो उससे वो काफ़ी डर गया था। उसने अपनी जो कहानी बताई वो ये है। शनिवार को वो एंटफील्ड रेस में था। मुझे लगता है कि वो सट्टेबाजी की बजाय कोई छोटी मोटी चोरी करने के इरादे से वहाँ गया था, लेकिन उस दिन उसका दिन खराब था। वो चिंग साइड की सड़क पर टहल रहा था। गांव में घुसने से ठीक पहले आराम करने के लिए वो साइड में बनी एक खाई में बैठ गया। कुछ मिनट बाद उसने देखा कि गांव की सड़क पर एक आदमी आ रहा था, सांवले रंग का, बड़ी मूंछों वाला, देखने में शहरी रईसों जैसा दिख रहा था। कैलेट पत्थरों के ढेर से सड़क से आधा छिपा हुआ था। उसके पास पहुंचने से थोड़ी दूर पहले उस आदमी ने रुककर सड़क पर इधर उधर देखा और फिर ये देखकर कि सड़क पूरी तरह से सुनसान है, उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चीज़ निकाली और उसे खाई में फेंक दिया। फिर वो स्टेशन की तरफ चला गया। वो चीज़ जिसको उसने फेंका था वो हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ गिरी थी। उससे खाई में बैठे बिली कैलेट के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। उसने उस जगह पर जाकर ढूंढा और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो चीज़ मिल गई। वो एक अंगूठी थी और वो अंगूठी मिस्टर डेवनहाइम की थी। कैलेट की यही कहानी है। अब ये कहने की तो ज़रूरत नहीं कि लॉवेन इस कहानी को पूरी तरह से नकार रहा है, और ये भी निश्चित है कि कैलेट जैसे मामूली चोर उचक्के की बात पर ज़रा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भी हो सकता है कि वो उस सड़क पर मिस्टर डेवनहाइम से मिला हो और उसने उनको लूट कर उनकी हत्या कर दी हो। पॉयरो ने नामे से हिलाते हुए कहा, ये असंभव है मेरे दोस्त। उसके पास लाश को ठिकाने लगाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए अब तक लाश मिल चुकी होती। और दूसरे, जिस तरह से उसने खुलेआम अंगूठी को गिरवी रखा, उसको देखते हुए ये बात बिल्कुल असंभव है कि हत्या उसी ने की हो। तीसरी बात ये कि चुपके से छोटी मोटी चोरियां करने वाले व्यक्ति कभी भी हत्यारे नहीं होते। और चौथी बात ये कि क्योंकि वो शनिवार से ही जेल में है, इसलिए ये बात एक बहुत बड़ा संयोग है कि उसने लॉवेन का इतना सटीक हुलिया बताया है। जैप ने सिर हिलाकर कहा, हाँ तुम्हारी बातें सही हैं मिस्टर पॉयरो, लेकिन फिर भी जेल में बंद एक कैदी के बयान पर ज्यूरी ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ये बात मुझे अजीब लग रही है कि अंगूठी को नष्ट करने के लिए लॉवेन ने इससे कोई बेहतर तरीका क्यों नहीं आजमाया। मुझे अभी तक एक बात काफ़ी अजीब लग रही थी और मैंने उसे जाहिर करते हुए कहा, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अंगूठी को बॉडी पर से उतारने की ज़रूरत ही क्या पड़ी थी? बॉडी पर ही रहने देते जिसने भी उसे मारा हो। जैप बोला, इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं हेस्टिंग्स
कि झील के ठीक पीछे एक छोटा सा गेट है जो पहाड़ी की तरफ जाता है, और बस 3 मिनट चलने पर आप वहाँ पहुँच जाते हैं। और पता है वहाँ क्या है? एक चूना भट्टी। मैं और भी जोश में भरकर बोला, ओह, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि जिस चूना भट्टी ने लाश को नष्ट कर दिया वो मेटल की अंगूठी को नष्ट नहीं कर पाया? बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ओह, तब तो सब कुछ साफ हो जाता है। कितना भयानक अपराध था ये। हम दोनों ने ही प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए पॉयरो की तरफ देखा। वो विचारों में खोया हुआ था और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। मैंने महसूस किया कि इस वक्त उसकी तेज बुद्धि जोर शोर से अपना काम करने में लगी हुई थी। इसीलिए बिना कुछ बोले हम चुपचाप बैठे उसे देखते रहे। हमें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। थोड़ी ही देर बाद उसने कहा, ज़ैप, क्या तुम्हें पता है कि क्या मिस्टर और मिसेस डेवनहाइम एक ही कमरे में रहते थे? ये सवाल इतना बेतुका और अजीब था कि एक पल के लिए हम दोनों चुपचाप उसे घूरते रहे। फिर ज़ैप ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ओह माय गॉड मिस्टर पॉयरो, मुझे लगा कि आप कोई चौंकाने वाली बात बोलेंगे, लेकिन ये तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपने जो सवाल पूछा है उसके बारे में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। क्या आप पता लगा सकते हैं? हाँ, लगा दूंगा। क्या आप वाकई ऐसी अजीब बात जानना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जानना चाहता हूँ। और आप जितनी जल्दी से जल्दी इस बात को पता करके मुझे बता सकें उतना ही मैं आपका आभारी रहूँगा, पॉयरो ने कहा। ज़ैप कुछ मिनट तक उसे घूरता रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। जाते जाते वो बड़बड़ा रहा था, बेचारा बूढ़ा, लड़ाई ने इसके दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही असर डाल दिया है शायद। उसके जाने के बाद भी पॉयरो अपने विचारों में ही खोया रहा। मैंने कागज़ का एक पन्ना लिया और उस पर कुछ नोट्स लिखने लगा। थोड़ी देर बाद पॉयरो की आवाज़ से मैं चौंका। क्या कर रहे हो दोस्त? वो मुझसे पूछ रहा था। मैं वो सारी बातें लिख रहा था जो इस केस के बारे में मेरे दिमाग में आई। ओहो, तो तुम तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गए हो। ज़रा मुझे भी तो बताओ तुमने क्या क्या लिखा। मैंने अपना गला खंखारा और बोलना शुरू किया। पॉइंट 1, सारे सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि लॉवेन ही वो व्यक्ति था जिसने तिजोरी को ज़बरदस्ती तोड़ा था। पॉइंट नंबर 2, उसे डेवनहाइम से दुश्मनी थी। पॉइंट 3, उसने अपने पहले बयान में झूठ बोला कि वो कभी भी स्टडी से बाहर नहीं गया था। पॉइंट 4, यदि बिली कैलेट की कहानी को सच माना जाए तो लॉवेन निस्संदेह इस काम में शामिल है। पॉयरो ने मेरे ऊपर एक बहुत ही दया भरी नज़र डाली और फिर बोला, वाकई मेरे दोस्त, तुम्हारे पास ये बुद्धि वाला उपहार है नहीं। तुम्हारी ये सारी बातें निहायत ही बेकार हैं हेस्टिंग्स। मैंने थोड़ा झुंझलाकर कहा, अच्छा, तुम्हें तो मेरी हर बात गलत ही लगती है। ज़रा बताओ मैं कैसे गलत हूँ? तुम्हारे चारों पॉइंट एक एक करके तुम्हें समझाता हूँ हेस्टिंग्स। पहला, मिस्टर लॉवेन को ये बिल्कुल नहीं पता था कि मिस्टर डेवनहाइम के घर जाने पर उनको तिजोरी खोलने का मौका मिलने वाला है। वो तो बस एक बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे। उनको पहले से ये नहीं पता था कि मिस्टर डेवनहाइम घर पर उनको नहीं मिलेंगे और इसलिए स्टडी में वो अकेले होंगे। मैंने बीच में ही कहा, हाँ ठीक है, पहले से नहीं पता होगा, लेकिन उसे एक मौका मिला और उसने उस मौके का फ़ायदा उठा लिया। ये भी तो हो सकता है। हो सकता है मेरे दोस्त, लेकिन वो औजार कहाँ से लाया होगा? शहर के भले लोग घर तोड़ने के औजार अपने साथ लेकर नहीं घूमते फिरते, और छोटी मोटी चीज़ से वो तिजोरी कटने वाली थी नहीं, समझे? अच्छा ठीक है। और पॉइंट नंबर 2, तुम्हारा कहना है कि मिस्टर लॉवेन को मिस्टर डेवनहाइम से दुश्मनी थी, और वो इसलिए कि मिस्टर लॉवेन ने 1 या 2 बार डेवनहाइम से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था। तो मेरे दोस्त, कोई भी आदमी आम तौर पर उस आदमी से दुश्मनी नहीं रखता जिस पर उसने पहले ही जीत हासिल की हो, बल्कि इसका उल्टा होता है। यानी जो आदमी बिजनेस में हारा हो वो जीतने वाले से दुश्मनी रखता है, समझे? तो इस केस में जो भी दुश्मनी होती वो मिस्टर डेवनहाइम की तरफ से होनी चाहिए थी, ना कि मिस्टर लॉवेन की तरफ से। मेरा मुंह और भी छोटा सा हो गया। मैंने कहा, लेकिन तुम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना पॉयरो कि उसने झूठा बयान दिया कि वो कभी भी स्टडी से बाहर नहीं गया था। हाँ, ये बात ठीक है हेस्टिंग्स, लेकिन हो सकता है वो डर गया हो। इस बात को समझो कि मिस्टर डेवनहाइम के कपड़े झील के किनारे पर मिले थे, तो उसे लगा हो कि कहीं वो हत्या के मामले में ना फंस जाए, इसलिए उसने झूठ बोल दिया होगा। और चौथा पॉइंट, इस पॉइंट को मैं स्वीकार करता हूँ हेस्टिंग्स, अगर कैलेट की कहानी सच है
तो बिना किसी शक के लोवेन इसमें शामिल है, और यही बात इस केस को इतना इंटरेस्टिंग बना रही है। लेकिन अब मैं तुम्हें यह बताऊं हेस्टिंग्स, कि तुमने जो 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी पॉइंट्स थे उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है, और वही 2 पॉइंट्स पूरे मामले का सुराग देते हैं। अच्छा, कौन से हैं वो पॉइंट्स पॉयरो? देखो, पिछले कुछ सालों में मिस्टर डेवनहाइम को अचानक से गहने खरीदने का जुनून चढ़ा था। ये है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है पिछली शरद ऋतु में उनकी ब्यूनस आयर्स की यात्रा। पॉयरो, ये कोई घटिया जोक था क्या? इन सब बातों से इस केस का क्या संबंध है भला? ये कोई जोक नहीं था हेस्टिंग्स, मैं पूरी तरह से गंभीर हूँ। बस अब तो मुझे इसी बात का इंतज़ार है कि जैप जल्दी से जल्दी मेरे सवाल का जवाब लेकर आ जाए। अगले दिन सुबह 11 बजे के करीब पॉयरो को एक टेलीग्राम मिला। उसके अनुरोध पर मैंने उसे खोलकर पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा था, पति और पत्नी पिछली सर्दियों से अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। पॉयरो जोश में भरकर चिल्लाया, आहा! और अभी जून चल रहा है। अब हो गया है सब कुछ हल, यानी कि केस सॉल्व। मैं हैरानी से मुंह बाए उसकी तरफ देखता रहा। पॉयरो फिर से बोला, हेस्टिंग्स, तुमने डेवनहाइम और सैलमन के बैंक में कोई पैसा तो नहीं रखा हुआ है ना? नहीं तो, लेकिन क्यों? क्योंकि अगर रखा है तो अभी की अभी उसे निकाल लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ऐसा क्यों पॉयरो? तुम्हें क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? अगले कुछ ही दिनों में एक बड़ा कांड होने वाला है। तुम ऐसा करो, जल्दी से मुझे एक कागज़ और पेंसिल दो। मुझे जैप को भी ये बताना है कि अगर उसका कोई पैसा इस बैंक में है तो उसे तुरंत निकाल ले। मैंने उसे कागज़ पेन दिया और उसने नोट लिखा, आपको मिस्टर डेवनहाइम की फर्म में जमा किसी भी धनराशि को वापस निकाल लेने की सलाह दी जाती है। फिर उसने मुझे वो तार भेजने के लिए कहा और बोला, ये बात जैप को उत्सुक कर देगी। वो हैरान रह जाएगा, लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आएगा। लेकिन यकीन मानो मेरे दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा कल या परसों तक ये कांड होकर ही रहेगा। उस वक्त तो मैं संशय में रहा, लेकिन अगले ही दिन मुझे अपने दोस्त की असाधारण शक्तियों की तारीफ करने पर मजबूर होना ही पड़ा। हर अखबार में बड़ी बड़ी सुर्खियों में ये खबर छपी थी कि डेवनहाइम बैंक का दिवाला निकल गया है। अब इस बात के खुलासे के बाद मिस्टर डेवनहाइम के लापता होने के केस ने एक बिल्कुल ही अलग रूप ले लिया। हम लोग अभी अपना नाश्ता आधा भी खत्म नहीं कर पाए थे कि एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला और जैप अंदर घुस आया। उसके बाएं हाथ में एक अखबार था और दाहिने हाथ में पॉयरो का टेलीग्राम। उसने दोनों चीज़ों को मेज़ पर पटक दिया और बोला, आपको कैसे पता चला मिस्टर पॉयरो? आपने पहले से ही कैसे ये सब जान लिया? पॉयरो बड़ी ही शांति से मुस्कुराया और बोला, जब आपका तार मुझे मिला उसके बाद तो ये तय हो ही गया था मिस्टर जैप। देखो, मैं तुम्हें शुरू से समझाता हूँ। मुझे शुरू से ही लग रहा था कि तिजोरी में जो सेंधमारी हुई उसमें कुछ गड़बड़ थी। गहने, नकद पैसे, बेयरर बॉन्ड, ये सब कुछ इतनी आसानी से किस लिए व्यवस्थित किए गए थे? मिस्टर डेवनहाइम सबसे पहले खुद की परवाह करने वाले लोगों में से एक थे, तो इसलिए ये करीब करीब निश्चित लग रहा था कि ये सब कुछ इंतज़ाम उन्होंने ही किया था अपने खुद के लिए। और फिर पिछले कुछ टाइम से अचानक से उन्हें गहने खरीदने का जुनून जो हो गया था, उसके पीछे क्या कारण था? इसका अंदाज़ा लगाना तो बहुत ही आसान था। वो जो भी पैसा गबन करते थे बैंक से, उसको गहनों में बदल देते थे, और बहुत संभव है कि उन गहनों के डुप्लीकेट गहने बनवाकर उन्होंने अपनी तिजोरी में रखे और असली गहनों को एक सुरक्षित जगह पर रखा, एक दूसरे नाम के तहत। और इस तरह से उन्होंने एक बड़ी संपत्ति को सुरक्षित कर लिया, ताकि जब उनकी पोल खुल जाए और सारा मामला सामने आ जाए तो भी वो आराम से उसका मज़ा ले सकें। सारे इंतज़ाम पूरे हो जाने के बाद उन्होंने मिस्टर लोवेन के साथ एक मीटिंग फिक्स की, तिजोरी में ड्रिल से एक छेद किया, पत्नी को यह आदेश दिया कि मेहमान को स्टडी में बिठाया जाए, और खुद घर से निकल गए। इतना कहकर पॉयरो रुक गया और उसने एक उबला हुआ अंडा लेने के लिए अपना हाथ आगे किया। फिर नाक सिकोड़कर बोला, ये बात वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर मुर्गी अलग अलग साइज का अंडा क्यों देती है? इससे नाश्ते की मेज़ पर समरूपता कैसे हो सकती है भला? कम से कम उन्हें दुकान पर तो अंडे एक साइज के छांट कर रखने चाहिए। जैप बेचैनी से बोला, अरे यार, क्या अंडे की बात लेकर बैठे हो? छोड़ो इसको। तुम ये बताओ कि उसके बाद क्या हुआ?
तुम्हारे हिसाब से अपने घर से जाने के बाद मिस्टर डेवनहाइम कहाँ गए होंगे? अरे मेरे दोस्त, वो अपनी उस छिपने वाली जगह पर चला गया जो उसने पहले से ही डिसाइड करके रखी हुई थी। तो क्या तुम्हें पता है वो कहाँ छिपा है? हाँ बिल्कुल पता है, क्योंकि ये बात बहुत ही आसान है। फॉर गॉड सेक हमें भी बताओ पोयरो। पोयरो ने बड़े ही आराम से अपनी प्लेट से अंडे के छिलके के हर टुकड़े को धीरे से उठाया, उनको अंडों वाले कप में रखा और खाली अंडे के छिलके को उलटकर उनके ऊपर रख दिया। जब उसका ये छोटा सा ऑपरेशन पूरा हुआ तो उसके साफ सुथरे असर को देखकर वो मुस्कुराया और बड़े ही प्यार से बोला, मेरे दोस्तों, तुम दोनों बुद्धिमान आदमी हो। अपने आप से वही सवाल पूछो जो मैंने खुद से पूछा था। अगर मैं मिस्टर डेवनहाइम की जगह होता तो मुझे छुपने के लिए कहाँ जाना चाहिए था? पहले तुम बताओ हेस्टिंग्स। मैंने एक पल सोचा और कहा, अगर मैं उनकी जगह होता तो लंदन में ही रहता, सारी चीज़ों के एकदम बीच में, क्योंकि पुलिस और बाकी सब लोग मुझे दूसरी जगहों पर ढूंढ रहे होते। वो कभी ये सोच भी नहीं पाते कि मैं ऐन उसी जगह पर छुपा हुआ हूँ जहाँ से वो मुझे भागा हुआ समझ रहे हैं। भीड़ के बीच में आदमी हमेशा सुरक्षित रहता है। पोयरो मुस्कुराया और उसने कहा, अब तुम बताओ ज़ैप। मैं हेस्टिंग्स की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मिस्टर पोयरो। मैं तो तुरंत वहाँ से निकल जाता, यही एकमात्र रास्ता हो सकता था। अगर मुझे वाकई ये सब करना होता तो मेरे पास तैयारी करने के लिए पहले से काफ़ी टाइम होता। मैं एक स्टीम बोट तैयार रखता और शोर शराबा शुरू होने से पहले ही दुनिया के किसी दूर दराज कोने में पहुंच जाता। हम दोनों ने अब पोयरो की तरफ देखा और कहा, हमने अपनी अपनी राय बता दी, अब तुम भी तो कुछ बोलो। वो एक पल चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे दोस्तों, अगर मुझे पुलिस से छुपना होता तो पता है मैं कहाँ जाता? जेल में। क्या? हम दोनों ने हैरानी से कहा। पुलिस मिस्टर डेवनहाइम को जेल में डालने के लिए खोज रही है इस गबन के बाद से। इसलिए पुलिस कभी सपने में भी नहीं सोच पाती कि वो पहले से ही जेल में ही बंद है। तुम्हारा मतलब क्या है पोयरो? ज़रा साफ साफ समझाओ। तुमने मुझे बताया था ज़ैप कि मिसेस डेवनहाइम ज़्यादा अक्लमंद महिला नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर तुम उन्हें बो स्ट्रीट ले जाओ और बिली कैलेट नाम के आदमी से उनकी मुलाकात करवाओ तो वो ज़रूर उसे पहचान लेंगी। इस तथ्य के बावजूद कि उसने अपनी दाढ़ी और मूछें और घनी भौहें मुंडवा ली हैं और अपने बाल छोटे करवा लिए हैं। बाकी दुनिया भले ही धोखा खा जाए, लेकिन एक पत्नी अपने पति को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। बिली कैलेट? लेकिन उसका तो पुलिस में पहले से ही रिकॉर्ड है, पुलिस उसे जानती है। ज़ैप, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि डेवनहाइम कितना चतुर व्यक्ति था? उसने ये एलिबाई पहले से ही गढ़ ली थी। तुम्हें याद है पिछली शरद ऋतु में वो ब्यूनस आयर्स गया था, लेकिन असल में वो वहाँ नहीं था। वो बिली कैलेट के चरित्र को गढ़ रहा था। 3 महीने की सज़ा काट रहा था जेल में, ताकि जब सही समय आए तो पुलिस को ज़रा सा भी शक ना हो। ये बात मत भूलो कि एक बड़ी दौलत पाने के साथ साथ उसे आज़ादी की भी ज़रूरत थी, और इसीलिए उसने ये सारा ड्रामा रचा था। अब उसने उस टाइम बिली कैलेट का रूप तो बना लिया, लेकिन बाद में अपने असली रूप में वापस आने के लिए उसे नकली दाढ़ी और विग लगानी पड़ी। अब इन चीज़ों के साथ आप बाकी सब काम तो कर सकते हो, लेकिन नकली दाढ़ी और विग लगाकर सोना आसान नहीं होता। इससे पकड़े जाने का डर रहता है। तो ऐसे में वो अपनी पत्नी के साथ एक ही कमरा शेयर करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। तुम्ही ने पता लगाकर ये बात मुझे बताई थी कि वो पिछले 6 महीनों से या ब्यूनस आयर्स से उसके लौटने के बाद से अपनी पत्नी से अलग कमरे में रह रहा था। ये सुनते ही मुझे पूरा यकीन हो गया और सब कुछ सही जगह पर फिट हो गया। माली के बयान के अनुसार जब उसे लगा था कि उसने किसी आदमी को वहाँ पर घूमते हुए देखा था जो उसके मालिक जैसा लग रहा था, उसका वो शक बिल्कुल सही था। उसका मालिक वहाँ से निकला, बोट हाउस में गया, अपने बिली कैलेट वाले कपड़े पहने जिनको उसने पहले से ही वहाँ छुपा कर रखा हुआ था, और अपने खुद के कपड़ों को वहीं पर छोड़ दिया। फिर अंगूठी को गिरवी रखकर उसने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। उसके बाद उसने एक पुलिस वाले पर हमला किया ताकि वो आराम से बिना किसी दिक्कत के जेल में पहुंच सके, जहां पर उसे ढूंढने का कोई सपना भी नहीं देख सकता था। ज़ैप कुछ देर मुँह बाए बैठा रहा, फिर बड़बड़ाया, यह असंभव है। पोयरो मुस्कुराते हुए बोला, मिसिस डेवनहाइम से पूछ लो, पता लग जाएगा संभव है या असंभव। अगले ही दिन
पॉयरो की मेज पर एक रजिस्टर्ड चिट्ठी पड़ी थी। उसने उसे खोला तो उसमें से 5 पाउंड का नोट निकला। मैं इसका क्या करूं? मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने एक बच्चे को लूट लिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम तीनों इससे एक शानदार डिनर करेंगे। मैं जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा।